हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मजे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। पता है हमारे देश में जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है? डुअल जीएसटी। जबकि 2004 में जो कैलकट टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उससे बोला गया कि बताओ भाई हमारे देश में जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ढांचा क्या होना चाहिए। तो उसने सजेस्ट किया नेशनल जीएसटी होना चाहिए, राइट। और यही वजह थी कि अभी तक हमारे देश में जीएसटी आ ही नहीं पाया था। जीएसटी आया 2017 में और ये सजेशन आया था 2004 में। इतने सालों तक जीएसटी क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि सजेशन जो था वो ये था कि जीएसटी का फ्रेमवर्क होगा नेशनल जीएसटी, जिसमें सारी रेवेन्यू किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। भाई स्टेट गवर्नमेंट को ये कैसे बर्दाश्त हो? क्योंकि जीएसटी में जो रेवेन्यू जा रही थी उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा तो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी तो कुछ टैक्सेस फोरगो करने पड़ रहे थे। वैट, सीएसटी, ये भी तो जीएसटी में ही सबस्यूम हो रहा था, मर्ज हो रहा था, राइट। तो इट वाज 2014 व्हेन बीजेपी केम इनटू पावर। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जीएसटी जो लाएंगे वो डुअल जीएसटी लाएंगे, मतलब हम रेवेन्यू को बांट लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रेवेन्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, सेम टाइम पे बढ़ जाएगी। 1 रुपए की जीएसटी आएगी तो 50-50 पैसा दोनों का। हर 1 रुपया जो जीएसटी का आएगा उसमें दोनों का हिस्सा लगेगा। जब ये वाली बात सामने आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट रजामंद हो गई और जीएसटी हमारे देश में आ गया। तो हमारे देश का फ्रेमवर्क क्या है, ढांचा क्या है जीएसटी का? डुअल जीएसटी। हालांकि दुनिया के अधिकतर देश में जो जीएसटी का ढांचा है वो क्या है? नेशनल जीएसटी है, राइट। आइए देखते हैं। GST has been implemented in India on a dual structure basis. That is, the center and the state shall have concurrent power to levy, collect and administer GST. The GST system has two components, central GST and state GST oblique UT GST. कह रहा है जीएसटी सिस्टम के दो कंपोनेंट है, सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी है। The central GST and the state GST oblique UT GST would be levied simultaneously. ये एक साथ लगेगा, राइट। ऐसा नहीं कि कभी सीजीएसटी लग गया, कभी एसजीएसटी लग गया, मतलब जीएसटी में भी कुछ आइटम की रेवेन्यू सेंट्रल को दे दिए, कुछ आइटम की रेवेन्यू स्टेट को दे दी। ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली भी है। हर 1 रुपया जो जीएसटी से आएगा उसमें दोनों का हिस्सा है। एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट द एग्जेम्प्ट सप्लाई। कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्ट होंगी। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो हमारा देश है ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। हमारे देश को चिंता होती है कि गरीब भी सरवाइव कर पाए, इसलिए सरकार क्या करती है कि हर चीजों पे जीएसटी नहीं लेती। वो चीजें जो रोजमर्रा में गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है, सरकार उस पर जीएसटी लेती ही नहीं है। तो वो सप्लाईज हो जाती है एग्जेम्प्ट सप्लाई, राइट। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई पे जीएसटी नहीं होगा। कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या दोनों जो हो रहा है उस पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट द एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड द ट्रांजैक्शन व्हिच आर अप टू द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। सिर्फ जीएसटी नहीं, हमारे देश में जितने भी कानून है ना, उसमें छोटे व्यापारियों को सहूलियत दी जाती है। उनको टैक्स के दायरे में लाया नहीं जाता, क्योंकि बेचारे छोटा मोटा जो धंधा करके बैठे हैं वो अपना धंधा संभाले या टैक्सेस को संभाले। क्या आपको लगता है जो छोटी मोटी दुकानें चला रहे हैं या ठेले पे अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यापार तो वो भी है, ठीक है, क्या वो जीएसटी वगैरह को संभाल पाएंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। देने को तो सर्विसेज कौन कौन दे रहा है? एक आपके घर में एक बिजली का काम करने वाला बंदा आता होगा, इलेक्ट्रीशियन आता होगा, कारपेंटर आते होंगे, प्लम्बर आते होंगे जब छोटी मोटी परेशानी होती है घर में और आप उन्हें बुलाते हैं, तो वो सर्विसेज तो दे रहे हैं। क्या आपको लगता है वो जीएसटी मैनेज कर पाएंगे? नहीं। तो सरकार ने थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है कि इस थ्रेशोल्ड तक वाला व्यापारी जीएसटी कलेक्ट करेगा ही नहीं। ना कलेक्ट करना है ना उसे देना है सरकार को। तो नंबर 1, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगी। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई तो कोई भी कर रहा हो, बड़े से बड़ा व्यापारी भी कर रहा हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे तो जीएसटी नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है? कुछ गुड्स और सर्विसेज के नाम होंगे, स्पेसिफाइड होंगे वो, कि भाई इसकी सप्लाई होती है तो जीएसटी नहीं लेना है, चाहे कोई भी सप्लायर हो। दूसरी बात, अगर वो छोटा व्यापारी है तो कोई भी चीज की सप्लाई कर रहा हो, चाहे वो कोई भी गुड्स एंड सर्विस हो,
ठीक है, उस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। अब छोटा व्यापारी क्या है, इसमें 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, प्राइमरली 2 लिमिट है, ऐसे समझिए, 10 लाख और 20 लाख। ठीक है, कुछ स्टेट ने 10 लाख की लिमिट अपनाई है, कुछ ने 20 लाख की लिमिट अपनाई है कि 10 लाख रुपए से ऊपर की सप्लाई करने वाला व्यापारी होगा तो ही वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा और जीएसटी कलेक्ट करेगा। कुछ स्टेट ने अपनाया है 20 लाख रुपए की लिमिट, थ्रेशोल्ड 20 लाख बना दिया है कि भाई 20 लाख तक का व्यापारी, छोटा व्यापारी है, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक लिमिट और है 40 लाख की, लेकिन ये सिर्फ किनके लिए है, जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों देते हो या सर्विस देते हो तो फिर लिमिट 10 और 20 वाली थी। ठीक है, अब कुछ स्टेट ने कहा है कि अगर सिर्फ गुड्स का सप्लायर है तो हम उसके लिए 40 लाख रुपए की लिमिट कर देते हैं। 40 लाख रुपए तक का अगर वो व्यापार करता है तो वो छोटा व्यापारी है और हमें उससे जीएसटी नहीं लेना। राइट, हालांकि अभी बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि कैसे लिमिट होती है, क्या होती है, क्या आप ये सब पढ़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, सिर्फ ये लिमिट को समझने के लिए एक पूरा चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन, कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और सिर्फ उसको पढ़ाने में ही मुझे लगता है 5-6 क्लासेस लग जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सी बात से खत्म हो गया? नहीं, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बात दिमाग में बैठा रहे। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, बस यही समझाना था कि एक लिमिट तक के टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाता है, इसलिए जीएसटी कलेक्ट नहीं होता है, बस इतना ही। और वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख है। राइट, चलिए अब आते हैं टैक्सेस की। जीएसटी में अब ये कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट होंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और भी हैं। पहले इतनी बात करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लायर और दूसरी चीज है प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दोनों वर्ड को अब याद कर लीजिए, प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर कहां का है और सप्लाई कहां पे हो रही है? अगर सप्लायर यूपी का है और सप्लाई भी यूपी में ही कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है माल कहां जा रहा है। ठीक है, माल कहां पे जा रहा है। सप्लायर यूपी का है और माल यूपी में ही बेच रहा है, यूपी में ही किसी को बेच रहा है, जहां माल जा रहा है वो यूपी में ही जगह है। तो सप्लायर का प्लेस और सप्लाई का प्लेस अगर सेम होता है तो पता है इस सप्लाई को क्या कहा जाता है? इस सप्लाई को कहा जाता है इंट्रा स्टेट। इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स कौन सा लगेगा? वो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया है कि सीजीएसटी के साथ जब एसजीएसटी लगता है तो हम बोलते तो एसजीएसटी हैं, लिखते भी एसजीएसटी है, लेकिन हर स्टेट के एसजीएसटी का अलग अलग मतलब होता है। जैसे यूपी में अगर एसजीएसटी कोई व्यापारी लगा रहा है तो उसका नाम है, एक्चुअल में उसका नाम है यूपी जीएसटी। ये एसजीएसटी जो है वो एसजीएसटी एक ही टैक्स नहीं है जो हर स्टेट में हो रहा है। ये यूपी वाला सप्लायर था ना, इसलिए इसके एसजीएसटी का मतलब यूपी जीएसटी है। अगर ये बिहार वाला सप्लायर होता तो इसके एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? बिहार जीएसटी। राइट, सीजीएसटी एक ही है, सीजीएसटी तो सीजीएसटी है बस। और अगर यही यूपी का सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार है तो इस सप्लाई को कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई और इस पे लगता है आईजीएसटी। ठीक है, अच्छा अब इस टैक्स की रेवेन्यू कैसे बढ़ती है? सीजीएसटी किसको मिल जाता है? ऊपर वाले में बात कर रहे हैं, ये सीजीएसटी किसको मिल जाएगा? ये सीजीएसटी मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये एसजीएसटी किसको मिल जाएगा? एसजीएसटी किसको मिल जाएगा? एसजीएसटी मिलता है उस स्टेट को जिस स्टेट में माल कंज्यूम होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। जिस डेस्टिनेशन पे कंजप्शन हो रही है, जहां माल पहुंच रहा है, उस स्टेट वाले को टैक्स की रेवेन्यू मिलेगी। तो सिंस यहां तो यूपी दोनों ही तरफ है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ये यूपी गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। राइट, ये एसजीएसटी का मतलब भी यूपी जीएसटी है। ठीक है, यूपी जीएसटी है और ये मिलेगा यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये आईजीएसटी है। आईजीएसटी किसको मिलेगा? आईजीएसटी मिलेगा आधा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
पास, ठीक है। फिर इसका बंटवारा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बांटती है, जितना पैसा आईजीएसटी का उसके पास आया, आधा तो इसमें से खुद रख लेगा, और इस ट्रांजैक्शन का आधा किसके पास चला जाएगा, जल्दी बताइए। यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा, बिहार गवर्नमेंट के पास जाएगा। आधा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आधा पैसा किसका है इसमें, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। याद रखिए, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। माल कहां कंज्यूम हो रहा है, बिहार में, बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। कभी कभी बच्चों के मन में एक बात आती है, मैं बताऊं, पता है क्या सर, जब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट का, तो हर जगह सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लेते हैं। ये क्या टिडम्मा लगा दी गवर्नमेंट बीच में, झूठ मूठ का। जब इंटर स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लगाओ। अरे जब आधा आधा बांटना ही है तो नाम क्यों आईजीएसटी रख दिया। समझाता हूं। यूपी का व्यापारी किसको टैक्स दे सकता है। देखिए, यूपी का व्यापारी दुनिया भर के स्टेट में माल बेच रहा होगा कि नहीं। वो यूपी में भी माल बेच रहा है, बिहार में भी बेच रहा है माल, एमपी में भी बेच रहा है, महाराष्ट्र में बेच रहा है, केरला में बेच रहा है, तमिलनाडु में बेच रहा है। क्या आपको लगता है कि यूपी के व्यापारी के लिए ये पॉसिबल है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को हम टैक्सेस जमा करें। नहीं, सरकार इसको सिंप्लीफाई कर रही है। कह रही है यूपी के व्यापारी, जब तुम यूपी में माल बेचते हो तो तुमको अपनी गवर्नमेंट को देना है, तो आधा हमको दे दो, आधा अपनी गवर्नमेंट को दे दो, काम खत्म। और जब तुम दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो सारा पैसा हमको दे दो, कोई बात नहीं, तुम जिस स्टेट को बेचोगे हम आधा पैसा उसको दे देंगे, तुमको टेंशन नहीं लेनी है। मेरे पास सभी व्यापारियों का पैसा आएगा इकट्ठा, हम देख लेंगे कौन सा माल किसका किस स्टेट का है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन मार देंगे हम। और ये बात समझ में सबको। देखिए, ये यूपी का व्यापारी है, टैक्स इसको जमा करना है। करना किसको जमा है, आईजीएसटी सरकार को। ये तो ले लिया बायर से, ये बिहार वाला बायर था, ठीक है, इसने जीएसटी किसको दी, यूपी वाले को जीएसटी दी। अब यूपी वाला किसको जमा कर पाएगा। देखिए, यूपी वाला जो व्यापारी है ना, या तो वो यूपी गवर्नमेंट को दे पाएगा टैक्सेस, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे पाएगा, ठीक है। अब वो हर स्टेट में पैसा नहीं दे पाएगा, तो यूपी वाले व्यापारी से कहा जाता है तुम आईजीएसटी लो, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी ले लेता तो ध्यान दीजिए क्या प्रॉब्लम आ जाती। सीजीएसटी एसजीएसटी ले लेता तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी यूपी वाला किसको जमा कर पाता, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को जमा कर पाता। लेकिन ये तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं ना था, ये तो बिहार गवर्नमेंट का था। तो इसीलिए इंटर स्टेट पे क्या लगता है, आईजीएसटी, ताकि उठाइए आईजीएसटी लगा के पैसा लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए, बता दीजिए ट्रांजेक्शन कहां का है, रिटर्न में जाएगा ही कि ये ट्रांजेक्शन बिहार का था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आधा पैसा खुद रख लेगी, आधा पैसा बिहार गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ। हम आपको बताएंगे कि प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है। दूसरा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और आप बताएंगे फिर टैक्स कौन सा लगेगा, ठीक है। नंबर 1, क्या आप कमेंट के जरिए मुझे बताना चाहेंगे कि इस पे कौन सा टैक्स लगेगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले आपने किसका आंसर दिया है, राइट। और अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो अपने आंसर को एडिट नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसी आंसर की रिप्लाई में लिखिएगा आई वॉज रॉन्ग या आई वॉज राइट, ठीक है। घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो जाएगा तो भी कुछ नहीं जाता आपका। दिल्ली का सप्लायर है, यूपी में माल बेच रहा है, दिल्ली का सप्लायर है, यूपी में माल बेच रहा है। दिल्ली, एक बात बताइए ये क्या है, दिल्ली को क्या माना जाता है जीएसटी में, स्टेट माना जाता है। ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका अपना लेजिस्लेचर है, जिनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जीएसटी के कानून में उनको जो दर्जा है स्टेट का ही दिया गया है। तो हम लोग 28 जीएसटी के पर्पज से जब भी स्टेट की बात करते हैं तो 28 नहीं बात करते, 28 और 3 31 बात करते हैं, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, आईजीएसटी लगेगा। दूसरा, दिल्ली से दिल्ली में माल बिक रहा है, क्या लगेगा। दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन स्टेट का दर्जा है ना यहां पे, तो विद इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। तीसरा, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। अच्छा आप बताइए चंडीगढ़ क्या है, क्या है चंडीगढ़, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है।
कौन सी वाली? विदाउट लेजिस्लेचर वाली। ठीक है, ये यूटी है जिसको यूटी ही माना जाता है। ठीक है, बताइए क्या लगेगा, ये आप बताएंगे। लिखिए 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 लिखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, जब तक आंसर ना लिखा जाए तब तक वीडियो पॉज रहना चाहिए आपका। उम्मीद है आप लिख लिए हो। ये विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है, क्या लगेगा? विद इन यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन है, क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। ठीक है, चौथा। अच्छा, चंडीगढ़ टू लक्षद्वीप कह लेते हैं, दोनों यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर वाली। ठीक है, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी। देखिए, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, कुछ भी होता है तो इसको इंटर स्टेट ही कहा जाता है और इस पे आईजीएसटी लगता है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, विद वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी और वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी टू एन स्टेट, इन सभी ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंटर स्टेट और इस पे लगता है आईजीएसटी। किस पे समराइज कर दे एक बार। और बाकी विद इन अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर वाला है, विद इन यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर वाला है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। विद इन स्टेट जो है वो क्या होगा? विद इन स्टेट और विद इन स्टेट और विद इन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो इस पे लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कहां कहां लगता है लिखना चाहेंगे? लिख लीजिए। नंबर 1 विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है, या फिर नंबर 2 विद इन यूटी विथ लेजिस्लेचर। ठीक है, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी कहां लगता है? ये कहां लगता है? ये लगता है विद इन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, आईजीएसटी कब लगता है? वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दूसरा वन यूटी विद और विदाउट लेजिस्लेचर, चाहे कोई भी यूटी हो, लेचर टू अनदर यूटी विद और विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, और तीसरा वन स्टेट टू अनदर यूटी विथ और विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, रेवेन्यू भी आपको पता चल गई किसको मिलती है। सीजीएसटी, जीएसटी लेवीड बाय सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ वुड बी कॉल्ड एज सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी मीन सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी इसको बोलते हैं। GST levied by state on intra-state supply of goods or services of both would be called as state GST. State under the GST law is defined to include union territory with legislature. तो union territory with legislature भी state ही हैं. Thus, on every supply of goods or services of both within the union territories of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, state GST will be levied. कह रहा है कि अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांजेक्शन हो गया, या विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हो गया, विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इट वुड बी एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी वुड बी लेविड। ठीक है, अच्छा हम बोलते हैं एसजीएसटी क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब एसजीएसटी लगा रहा है तो मतलब दिल्ली जीएसटी लगा रहा है, इसलिए बहस नहीं है कुछ भी, क्योंकि भाई व्यापारी कहाँ का है, जहां का व्यापारी है वो अपना जीएसटी लगा रहा होगा। जब भी वो एसजीएसटी लगाता है तो यानी अपने स्टेट की जीएसटी लगा रहा है, इसीलिए बात नहीं आती। अदरवाइज एसजीएसटी हम बोलते हैं, उसका नाम एक्चुअल में क्या है, उस स्टेट का जीएसटी, राइट। यूटीजीएसटी on every supply of goods or services of both within the union territories of Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Chandigarh, Ladakh,
यूनियन टेरिटरी जीएसटी विल बी लेवीड। तो सब आपको याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। ठीक है, तो 5 यूटी ऐसी होती है जो यूटी ही ट्रीट होती है, राइट। तो वहां पे लगता है अगर उन्हीं यूटी के बीच में मतलब अंडमान एंड निकोबार में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब सप्लायर भी अंडमान का और रेसिपेंट भी अंडमान एंड निकोबार का, लक्षद्वीप का ही सप्लायर और लक्षद्वीप का ही रेसिपेंट, तो क्या लग रहा होगा वहां सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। ओके ओके, हु गेट्स द रेवेन्यू ऑफ दिस यूटी जीएसटी? द रिस्पेक्टिव यूटी, उस रिस्पेक्टिव यूटी का हो जाता है, ठीक है। IGST, on every inter-state supply of goods or service or both, integrated GST will be levied and collected by the center. Collected by the center, ध्यान दीजिएगा, would be levied and collected by the center, रख नहीं लेगा। IGST shall be apportioned between center and state, फिर वो बढ़ जाएगा सेंटर स्टेट में। हम जब जमा करते हैं तो सेंटर के पास जाता है, लेकिन सेंटर स्टेट में फिर बढ़ जाता है। इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स बाय द जीएसटी काउंसिल, तो जैसे ही जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी उस तरीके से ये बंटवारा होगा। फिलहाल के लिए जो बंटवारे का तरीका है वो क्या है कि आईजीएसटी का बंटवारा होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? वो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे माल कंज्यूम होता है। अब आइए बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ये आपको। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी लेवेबल टू आईजीएसटी। मैं समझा देता हूं आपको पहले, ये क्या है? इंडिया। अगर इंडिया के बाहर से माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? और इंडिया के बाहर से अगर सर्विसेज आ रही है, सर्विसेज आ रही है, तो क्या होगा? अगर इंडिया के बाहर से गुड्स आता है तो इसे गवर्न करता है कस्टम एक्ट, यानी ये जीएसटी से गवर्न होता ही नहीं है। बाहर से, विदेश से माल आता है तो कस्टम एक्ट इसके ऊपर लग जाता है और आपको पे करना होता है कस्टम ड्यूटी। लेकिन अगर सर्विसेज आप बाहर से लेते हो तो पता है आपको कौन सा टैक्स देना है? अच्छा, आप ये ध्यान दे रहे हो कि नहीं, जनरली हम जब माल बेचते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट के केस में क्या हो रहा है? जो माल पा रहा है वो टैक्स सरकार को दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम इंपोर्ट करते हैं माल तो सरकार को टैक्स देंगे, हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं, यानी हम जब विदेश से लेते हैं ना तो लेने वाले को टैक्स देना है, राइट। तो आप ऐसे भी अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, दिस इज बेसिकली एन रिवर्स चार्ज, राइट। तो क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर माल जो बेचता है वो टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को देता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा है, क्योंकि वो विदेशी कहां से हमारे देश में टैक्स देगा? देगा भी कि नहीं देगा, हमारी सरकार के लिए इतना टेंशन क्यों लेंगे? जो ले रहा है माल उससे लेंगे ना टैक्स, वो तो इंडिया में है। अब कोई विदेशी इंडिया में माल बेच दिया, वो टैक्स भारत सरकार को नहीं भी दे रहा है, कहां सरकार जाएगी दबोचने के लिए उसको? कह रही पूरी दुनिया भर में से न जाने कौन कौन गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, कहां कहां दबोचे जाके सबको। एक काम करते हैं, इंडिया वाले को पकड़ लेते हैं, तुमने माल लिया, हम कहते हैं हाँ टैक्स दो। तुमने सर्विस ली, हम कहेंगे हाँ सरकार के टैक्स दो। तो दिस इज बेसिकली एन रिवर्स चार्ज। लेकिन अब ध्यान देना है किस पे कौन सा टैक्स लगता है। गुड्स पे लगता है कस्टम एक्ट और सर्विसेज पे लगता है जीएसटी एक्ट। जीएसटी का कानून इस पे लगता है, ठीक है। तो अगर सर्विस इंपोर्ट है, इसको क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं तो क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी। चलिए क्लियर हो गया। और कस्टम एक्ट जब लगता है तो कस्टम एक्ट अपना जीएसटी के कानून से कोई मतलब नहीं है, कस्टम एक्ट लगता है इसके पास। और कस्टम एक्ट कहता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगेगा बीसीडी, बीसीडी प्लस आईजीएसटी। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब हम माल इंपोर्ट करते हैं तो हम पे करते हैं बीसीडी प्लस आईजीएसटी, लेकिन ये आईजीएसटी जो यहाँ पे लग रहा है वो जीएसटी कानून के तहत नहीं लग रहा है, ये कानून कस्टम एक्ट के तहत लग रहा है। कस्टम एक्ट कह रहा है, ध्यान से, बहुत अंतर है इस बात में, कहीं भी गड़बड़ ना हो जाए, आपको लगेगा जीएसटी का कानून लग रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे। नहीं, कोई अगर कह दे ऐसी बात तो गड़बड़ हो जाएगी।
IGST लग रहा है लेकिन GST का कानून लग रहा है, ये मत कह देना, ठीक है। क्या लगता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे? कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम्स एक्ट लगता है उसके ऊपर। और कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है? BCD और IGST, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी। आ रही है बात समझ में आपको? तो फिर से रिपीट करता हूं मैं अपनी बात, सर्विसेज पे लगेगा IGST GST कानून के तहत, लेकिन गुड्स को जब आप इंपोर्ट करोगे तो लगेगा उस पे कस्टम्स एक्ट, तो आपको पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है? BCD और IGST। यानी हम जब गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो IGST पे करते हैं, लेकिन कानून GST का नहीं लगता। कानून कौन सा लग रहा है? कस्टम्स एक्ट, राइट। और ये कस्टम्स एक्ट कहता क्या है? कहता है उतना ही IGST लगेगा। मतलब अब बात आती है कि भाई IGST लगेगा तो कितना लगेगा? उतना ही लगेगा एज इफ वो माल इंडिया में बना था। मतलब समझे, हम ये पेंसिल जो यूज कर रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान में बनी है और मान लीजिए इस पे GST का रेट 18% है, तो ये जब विदेश से आएगा तो इस पे लगेगा क्या क्या? BCD लगेगा और IGST लगेगा। BCD कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। IGST के लिए भी कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा है? कहता है उतना ही IGST लगेगा इस पे, अगर ये इंडिया में बना होता तो जितना IGST लगता। अच्छा, तो ये इंडिया में बना था तो कितना लग रहा था? 18%। तो हम जब विदेश से मंगाएंगे इसको तो हम कितना GST इस पे IGST पे करेंगे? 18%। और साथ में लेकिन एक टैक्स और लग जाएगा, दैट इज BCD, राइट। तो उतना ही टैक्स लगेगा। ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? GST एक्ट ने कही? नहीं, किसने कही? कस्टम्स एक्ट ने कही, राइट। आइए देखते हैं। Since GST is a destination-based consumption tax, IGST on imports shall be levied and collected by the state in which goods or services or both are finally consumed / used. अब ये क्या बात हुई? देखिए, सर्विसेज जो इंपोर्ट किया था वो मान लीजिए यूपी वाला था, तो इस पे जो IGST लगा वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और आधा किसका होगा? यूपी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इंपोर्टर जहां का है आपको ये देखना होगा, इंपोर्टर जिस स्टेट का है, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे वो IGST देगा, तो किसको देगा? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा अपने स्टेट गवर्नमेंट को। हालांकि वो आधा आधा करके नहीं देगा, वो तो IGST पे करेगा, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और रेवेन्यू इस कदर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंपोर्टर जहां का है, आप ऐसे समझ लीजिए आधी रेवेन्यू उस स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of Section 3 of the Custom Tariff Act 1975। यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि IGST जो गुड्स पे लगेगा वो कस्टम टेरिफ एक्ट के हिसाब से लगेगा। और कस्टम टेरिफ एक्ट क्या है? कस्टम्स एक्ट भी, कस्टम्स एक्ट जो कानून बताता है, और टेरिफ एक्ट के एक और कानून है जो रेट बताता है हमेशा। मतलब कस्टम एक्ट तो बताता है कि भाई कब ड्यूटी लगेगी, कैसे लगेगी, कब ये इंपोर्ट कहलाएगा, ठीक है, ये सब बात बताता है। और कस्टम टेरिफ एक्ट बताता है रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी, किस रेट से ड्यूटी लगेगी। तो इसका काम है, इस कानून का काम है रेट ऑफ ड्यूटी बताना, ठीक है। तो BCD का तो इसने रेट बता रखा है सबका। IGST के लिए इसने क्या बता दिया है? BCD सबका बता दिया है कि इस आइटम का 20%, इसका 15% है, इसका 18% है, वॉट एवर। और IGST के लिए इसने रेट नहीं बताया। इस कानून ने बोला कि जो GST एक्ट में का रेट लिखा हुआ है वही रेट लगेगा इस पे। जब GST के तहत जो रेट ऑफ GST होता है, GST कानून के तहत जो रेट ऑफ GST होता है, वही रेट ऑफ GST कस्टम्स एक्ट के थ्रू भी रहेगा, ठीक है। जब हम इंपोर्ट करेंगे और उस पर IGST लगेगा तो उसी रेट से लगेगा। At the point when duties of customs are levied on the said goods under Section 12 of the Custom Tariff Act। और कस्टम सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट क्या बताता है? कब लगेगा, लेवी कब होगा। लेवी का मतलब होता है लगाना, लगेगा कब। ये रेट बताएगा कस्टम टैरिफ एक्ट, और ये बताएगा लगेगा कब, लगेगा कब, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं, बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड। इंडिया के बाहर माल जा रहा है, ये तो इंपोर्ट का केस था, दिस वाज इंपोर्ट। देखिए इसमें एरो कैसे था, इधर की तरफ आने का एरो था, ये है एरो, ये है, आ रहा है इंडिया में। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं, नहीं भाई अच्छा नहीं बना,
अब एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इसे ये कहलाएगा एक्सपोर्ट, और ये सप्लाई होती है जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट को क्या बोला जाता है? जीरो रेटेड, इस पे कोई टैक्सेस नहीं लगता। इनफैक्ट ये हमारे देश में ही नहीं है कि हम एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेते हैं, दुनिया का कोई भी देश नहीं ले रहा है एक्सपोर्ट पे। हर देश ये चाहता है कि हमारे देश का माल दूसरे देश में बिके, ताकि दूसरे देश से भी पैसा आए हमारे देश में। हमारा देश तभी तो मजबूत बनेगा जब हम हर देश में अपना माल बेच पाएंगे, राइट? तभी तो हम बाहर का पैसा भी अपने देश में ला पाएंगे, तभी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो हर देश की गवर्नमेंट इसे प्रमोट करती है, इंकरेज करती है, कहती है एक्सपोर्टर हो क्या, बेचो माल, टैक्स वैक्स नहीं लेना है, ताकि हमारा माल कॉम्पिटिटिव हो। अब बताइए, सरकार ही हमारा 100 रुपये का माल है, अब सरकार उस पर 20% टैक्स बैठा दी, 120 रुपये का हो गया। अब विदेश में हम बेच नहीं पा रहे, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे उनको माल 115 का मिल रहा है। सरकार कह रही है अरे हटाओ ये सब 20 रुपया, तुम्हारा माल 100 रुपया का है, बेचो उसको, ताकि वो 115 रुपये में जो लोग खरीद रहे हैं वो तुम्हारा माल खरीदें, राइट? तो बेसिकली देखिए, अगर टैक्सेस नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली माल सस्ता हो जाएगा ना, हम सस्ते में माल बेचेंगे, ज्यादा बेच पाएंगे। तो एक्सपोर्ट को इंकरेजमेंट हर देश देती है, हमारा भी देश दे रही है। तो एक्सपोर्ट इज कॉल्ड जीरो रेटेड, रट लीजिए ये वर्ड, जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है? इस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। जब हम जीरो रेटेड बोलेंगे तो एक वर्ड और है जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो, और ये अलग है क्योंकि एकदम, नील रेट ऑफ टैक्स। नील रेट, या फिर हम कहते हैं 0%, इसको हम लिखते ऐसे हैं 0%। और एक अभी आपने एक वर्ड पढ़ा, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, गलती ना हो जाए बच्चों, गलती ना हो जाए। और ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप नील रेट कह लीजिए या 0% कह लीजिए। नील रेट या जीरो रेट नहीं, जीरो रेटेड तो हो जाता है एक्सपोर्ट, नील रेट या 0%, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ ड्यूटी या रेट ऑफ जीएसटी हम कह लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी इज 0%। उस आइटम पे जीएसटी का रेट ही 0% है, सरकार उस पर जीएसटी नहीं लेती। अरे वो कहीं भी बिके, इंडिया में बिके, इंडिया के बाहर बिके, वो 0% है। जैसे मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है, तो दिस गोज इनटू एग्जेम्प्ट कैटेगरी। इसकी जो कैटेगरी हो गई ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी हो गई, ये एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी। आई होप आपने ये वर्ड सुना है एग्जेम्प्ट, कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई, 0%। भाई कुछ आइटम पे ना जीएसटी का रेट ही 0% है, टैक्स लगता ही नहीं है। कोई भी कहीं भी बेचे, कोई भी बेचे, बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी कहीं पे भी बेचे, इंडिया में, इंडिया के बाहर, कोई भी कहीं भी बेचे, उस पे अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो वो कहलाता है जीएसटी 0%, ठीक है? 0% या फिर नील रेटेड, ठीक है? एंड व्हाट इज जीरो रेटेड? जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है? अगर हम कोई भी आइटम जिसपे हमारे देश में 28% के टैक्सेस लग रहा है, अगर हम इंडिया के बाहर बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं, उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, वो जीरो रेटेड है, ठीक है? और नील रेट का मतलब, अरे उस पर रेट ऑफ ड्यूटी टैक्सेस जो है वो नील है, वो कहीं भी बेचो, कोई भी बेचो, टैक्स नहीं लगना है, ठीक है? इंडिया के बाहर नहीं, वो कहीं भी बेचो, जिसपे 0% का टैक्स है वो तो कहीं भी बेचो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है कि इंडिया के बाहर जब बेचोगे तो टैक्स का रेट 0 हो जाएगा, ठीक है? उन आइटम पे भी जिसमें इंडिया में टैक्स चाहे किसी भी रेट से लग रहा हो, 18%, 28%, व्हाटएवर। अंडरस्टूड? तो अंतर क्या है सर इन दोनों बातों में? थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए इस पे। देखिए, आपको ये बताया गया है कि आउटपुट टैक्स में से आपको इनपुट टैक्स घटाने के लिए मिलता है, ठीक है? और जो बैलेंस आता है ये जीएसटी आप पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये तो मालूम ही है आपको, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाते हैं। पहले हम बात करते हैं नील रेटेड के केस में क्या होगा, नील रेटेड के केस में क्या होगा, या नील रेटेड या 0% एक ही बात होती है।
इस केस में क्या होगा, आउटपुट टैक्स तो अंडा होगा, क्या इनपुट टैक्स कुछ ना कुछ पे किए होंगे? हाँ भाई, हमने जब परचेज किया होगा तो वो हम कुछ ना कुछ हो सकता है टैक्सेस पे किए हो। आप कहोगे सर एक आइटम पे जीएसटी जब अंडा है तो खरीदते बेचते समय ये दोनों ही तरफ अंडा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कपड़ा खरीदते हैं और शर्ट बेचते हैं। हाँ कपड़ा खरीदते हैं उसे शर्ट बना के बेचते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो कपड़े पे 5% जीएसटी है और शर्ट पे 0% है, मान लो, तो जब हम शर्ट बेचेंगे तब तो जीएसटी आएगी नहीं, आउटपुट टैक्स नील है, लेकिन इनपुट टैक्स तो है ना, कपड़ा खरीदे थे उस पर 5% जीएसटी पे किए थे, तो ये तो कुछ ना कुछ था। मान लो ये 5 रुपए था, तो अब ये हो जाएगा जीएसटी पेबल -5 रुपीज। तो क्या सरकार आपको ये 5 रुपया दे देगी? क्या गवर्नमेंट आपको ये 5 रुपए दे देगी? आंसर इज नो, ये आईटीसी ही नहीं मिलेगी, ये इनपुट टैक्स की क्रेडिट ही नहीं मिलेगी। अगर आपके आउटपुट पे टैक्स अंडा होता है, ऐसे याद रखिए, अगर मेरे आउटपुट पे टैक्स अंडा होता है तो इनपुट टैक्स घटता ही नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि भाई इनपुट टैक्स कैसे हो सकता है, अगर हम एक एक्स आइटम को बेच रहे हैं, आउटपुट पे टैक्स 0 है, जैसे हम कैलकुलेटर खरीद के कैलकुलेटर बेच रहे हैं, तो कैलकुलेटर पे अगर 0% जीएसटी तो आउटपुट टैक्स भी 0 होगा, इनपुट भी 0 होगा। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सही बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हम एक्स मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और वाई बना के बेचते हैं। एक्स पे टैक्सेस था, वाई पे टैक्सेस नहीं है, तो वाई पे अगर टैक्सेस नहीं है, 0% है, दैट मीन्स वाई का आउटपुट टैक्स अंडा इसमें से घटेगा, एक्स का इनपुट टैक्स कितना, जो भी आपने पे किया है। तो क्या गवर्नमेंट आपको जो पैसा माइनस में आ रहा है ये रिफंड दे देगी? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आउटपुट पे टैक्स अंडा होता है तो इनपुट टैक्स रेट मिलती ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं जीरो रेटेड की। जीरो रेटेड आउटपुट टैक्स तो अंडा हो जाएगा, क्योंकि जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट पे 0% लगता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता ही नहीं है। इनपुट टैक्स आपका मान लीजिए 5 रुपए है, तो ये हुआ -5, गवर्नमेंट विल पे, यू विल गेट दिस एज रिफंड, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको इनपुट टैक्स रिफंड मिल जाता है, सीधा सीधी ऐसे समझ लीजिए, जितना इनपुट टैक्स है आपका वो वापस मिल जाएगा सरकार से, है ना अंतर? अब आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निल रेटेड एंड जीरो रेटेड। हम एक्सपोर्ट को भी 0% या कुछ क्यों नहीं बोल दे रहे हैं, अलग कुछ बोलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके लॉ ही अलग है। इफ इट इज निल रेटेड और 0%, देन यू डू नॉट गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स घटाने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट व्हेन इट इज जीरो रेटेड, देन यू गेट द इनपुट टैक्स एज रिफंड, इनपुट टैक्स पूरा रिफंड हो जाएगा, आपको वापस आ जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट देखिए आपको कैसे प्रमोट कर रही है, कह रही है यार तुम्हारा माल ना सस्ता बनवाना एकदम हमको, तुम कपड़ा खरीदे उस पर जीएसटी पे कियो, नहीं चाहिए, लो वापस लो, तुम वापस लो, एकदम शर्ट को एकदम जबरदस्त रेट में बेचो इंडिया के बाहर, एकदम एक्सपोर्टर हो तुम, ठीक है। Export will be treated as zero rated supplies. No tax will be payable on export of goods or services or both. However, the credit of input tax rate will be available and exporter can claim the refund of the same. कोई टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन आईटीसी की क्रेडिट आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उसकी क्रेडिट आपको मिलती है और आपको रिफंड के जरिए वो पैसा दे दिया जाता है। मैंने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बताई थी कि थ्रेशोल्ड लिमिट तक जीएसटी नहीं लगती है, छोटे व्यापारी के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 20 लाख रुपए का है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपए तक का है तो आप जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट ने कहा है कि हम ये लिमिट 10 ही लाख रखेंगे अपने यहाँ, यानी 10 लाख के ऊपर ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन से स्टेट है? 4 स्टेट है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। हम इसको शॉर्ट में याद रखते हैं ऐसे MMTN, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, MMTN, ठीक है। और अच्छे से याद रखते हैं इसको कि 10 लाख की लिमिट क्या है, तो हम ऐसे बोलते हैं मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ठीक है। तो MMTN, तो इससे हमें ध्यान रखता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। बाकी आपका तरीका है, ये सब गेम तो वैसे मैं कम ही खिलाता हूँ, ठीक है। आप अपने तरीके से याद कीजिए, ये मैंने अपने लिए तरीका था बनाया है तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं।
लेकिन ये किसके लिए है ये लिमिट 20 लाख 10 लाख? आप गुड्स सप्लाई करते हो, सर्विसेज सप्लाई करते हो, चाहे दोनों करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, आप सिर्फ गुड्स बेचते हो, सर्विस वगैरह नहीं, ठीक है, तो अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक का भी हो सकता है, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब जिन स्टेट ने ये अपनाया है ये सब बाद में पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही याद रखिए कि गुड्स सर्विसेज दोनों सप्लाई करने की 2 लिमिट है, 20 लाख की 10 लाख, और सिर्फ गुड्स वालों के लिए 40 लाख की भी लिमिट है। नाउ कमिंग टू एग्जेम सप्लाई, तो थ्रेशोल्ड लिमिट तक जीएसटी नहीं लगती और एग्जेम सप्लाई पे भी जीएसटी नहीं लगती। तो क्या होता है एग्जेम सप्लाई? एग्जेम सप्लाई में 4 बातें आएंगी, ठीक है, 4 बातें आएंगी, लेकिन 2 बातें एक ही है, तो हम कहेंगे 3 बातें आएंगी। 2 बातें एक ही है तो वो 3 बातें हो गई। पहला, जिसपे 0% है वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या चीज की? कि वो नोटिफिकेशन के जरिए या फिर स्पेशल ऑर्डर के जरिए किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स में भी आपने ये बात पढ़ी है कि नोटिफिकेशन के जरिए। व्हाट इज नोटिफिकेशन? ऑफिशियल गेजेट, सरकारी पत्र के द्वारा, ठीक है, ऑफिशियल गेजेट आता है, उसमें सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, एक नोटिफिकेशन ला दे कि हम फलाने गुड्स पे जीएसटी नहीं लेंगे, फलानी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कहां पे है ये पावर? सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। तो अभी हमने पढ़ा एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है। एक तो जिसपे 0% है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, 0% है वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए या फिर स्पेशल ऑर्डर के जरिए जिसको एग्जेम्प्ट कर देती है। नोटिफिकेशन क्या होता है? ऑफिशियल गेजेट में लाती है एक सरकार, मतलब सरकार ऑफिशियल गेजेट कर सकती है, एक नोटिफिकेशन ला सकती है कि कल से फलाने आइटम पे जीएसटी नहीं लगेगा। और ये जो नोटिफिकेशन आता है जब चाहे जब सरकार विड्रॉ भी कर सकती है, ठीक है। हो सकता है 3 महीने बाद फिर सरकार विड्रॉ कर ली कि ये नोटिफिकेशन अब विड्रॉ किया जाता है। तो ये एक टेम्पोररी कानून है, आप ऐसे समझिए कि जीएसटी के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, नोटिफिकेशन से एक चेंज कर दिया गया, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर अगर आपको समझना है ना तो मैं एक दूसरी बात समझाता हूं आपको। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी थी मोदी जी की टीवी चैनल पे, ठीक है, टीवी पे ये लाइन सुनी थी, आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य है। कितने लोगों ने ये मोदी जी की बात सुनी है? कितने लोगों तो सुन के ये हार्ट अटैक आ गया था। तकरीबन 8 बजे के आसपास हर न्यूज चैनल पे मोदी जी आते हैं और बताते हैं कि आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, क्या ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि ऑफिशियल गेजेट के थ्रू आया? नहीं, एक्चुअली सरकार किसी को ये बात नहीं बताना चाहती थी। मतलब ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने मिनिस्टर्स के बीच में थी, राइट। गवर्नमेंट खुद ये बात को लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहती थी, इसलिए ऑफिशियल गेजेट में नहीं लाया। सीधे मोदी जी न्यूज चैनल पे आते हैं और बता देते हैं। ये कहलाता है स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। तो जैसी सरकार वैसा कानून बन रहा है हमारे देश में, ठीक है। मोदी जी कहना चाहते हैं इस कानून के जरिए कि सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ये पावर है कि किसी भी समय मोदी जी टीवी चैनल पे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये आइटम पे जीएसटी अब नहीं लगेगा, और वो कानून है। नोटिफिकेशन, सरकारी पत्र की जरूरत नहीं है, राइट। तो स्पेशल ऑर्डर और नोटिफिकेशन दोनों के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जीएसटी से किसी भी आइटम को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई भी एग्जेम्पशन सीजीएसटी एक्ट में होती है तो वो ऑटो अप्लाई करती है एसजीएसटी एक्ट में। फिर से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं कहता हूं कि इस आइटम पे सीजीएसटी नहीं लगेगा तो इसका पता है मतलब क्या है? कि इस पे एसजीएसटी भी नहीं लगेगा, ऑटो एग्जेम्पशन है। यानी एसजीएसटी के लिए अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑटो एग्जेम्पशन हो जाएगी। लेकिन आईजीएसटी में उसकी एग्जेम्पशन नहीं हो जाएगी, आईजीएसटी का कानून अलग है, ठीक है। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट के तहत ये पावर को यूज करेगी तो आईजीएसटी एक्ट के तहत भी इस पावर को यूज करेगी। तो जब भी एक नोटिफिकेशन लाएगी तो गवर्नमेंट कहेगी यूजिंग द पावर ऑफ सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 11 एंड आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 6। तो ये दोनों एक ही चीज है, सेम पावर आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 में दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर या नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी आइटम को
किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, तो व्हेनेवर गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ नोटिफिकेशन और विल गिव एन स्पेशल ऑर्डर, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज द पावर अंडर बोथ द सेक्शंस। इन दोनों ही सेक्शन के पावर को यूज करके ही गवर्नमेंट बोल रही होगी ऐसा। नाउ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कुछ आइटम को जीएसटी के कानून में नॉन टैक्सेबल सप्लाई लिख दिया गया है। ठीक है, वो कितने कौन से आइटम है? 5 पेट्रोल वाले आइटम है प्लस एक अल्कोहल है। अब आप कहेंगे सर अल्कोहल तो जीएसटी के कानून में नहीं है, ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ा है। याद है आपको मैं जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ा रहा था कि संविधान में देखो क्या लिखी है कि जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो वो तो संविधान से ही बाहर है, तो ये जीएसटी का कानून कौन होता है जो कहेगा कि अल्कोहल पे नहीं लगेगा? अरे वो संविधान में ही लिखा गया कि जीएसटी नहीं लगेगा इस पे। लेकिन ध्यान से सुनिए, बहुत सारी चीजें ना डाउट ना हो उसके लिए भी लिखी जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुई है। एक बात बताइए, आप जीएसटी का कानून अगर पढ़ रहे हो तो कोई जरूरी है कि आपको संविधान की भी नॉलेज हो? अरे आप तो राज सर के स्टूडेंट हो, इसलिए ना आपको संविधान की भी नॉलेज है। ठीक है, पूरा रिलेट करते हुए सर आ रहे हैं, कहां से क्रिएशन हुआ है सब कुछ आपको पता है, राइट। बट सपोज एक कॉमन मैन जीएसटी के कानून को पढ़ रहा है और उसने संविधान की ये लाइन नहीं पढ़ी हुई है, तो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? तो क्लैरिटी के लिए बस यहां पे है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए है। ठीक है, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की एक लिस्ट है हमारे जीएसटी के कानून में, जिसमें पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट हैं और अल्कोहल है, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट क्या क्या होता है सुनिए। कुछ आइटम पे 0% है, वो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। और क्या है? और क्या है इसके अलावा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई की लिस्ट। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या आता है? 5 पेट्रोल के प्रोडक्ट आते हैं और एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक लिस्ट बनाई थी हम लोग ने अपनी कॉपी में, आ जाइए, नो जीएसटी वाला है कि खो गया? हाँ गया भाई, नो जीएसटी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं वो लास्ट चैप्टर? नो जीएसटी, आइए भाई अब इसमें लिखते हैं पेट्रोल 5, पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट। क्या क्या है? पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल को ही प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। जमीन से जो तेल निकलता है वो क्रूड ऑयल होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं तो पेट्रोल और डीजल निकलता है। ठीक है, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। हवाई जहाज में जो फ्यूल डलता है वो एटीएफ होता है। ठीक है, तो हवाई जहाज वाला, नेचुरल गैस और ये पेट्रोल वाले सब, तो सब पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये 5 प्रोडक्ट जो हैं इस पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये कहां पे हैं? मेंशन्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है ना। नील रेट ऑफ टैक्स, नील रेट ऑफ टैक्स ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसपे 0% होता है उसको नील रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, इसमें मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट जब पब्लिक इंटरेस्ट में देखती है कि भाई इस पे ना लिया जाए जीएसटी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये एक टेम्पोररी कानून समझ लीजिए बन जाता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला देती है कि देखो भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? कुछ चीज़ें नॉन टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में है, देख लीजिए क्या क्या है। पेट्रोलियम का क्रूड, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, तो हमने कहा पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एटीएफ। एटीएफ हवाई जहाज में जो डलता है, ये पेट्रोलियम वाले 5 प्रोडक्ट, और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एक रिपीटेशन है, हालांकि जीएसटी के दायरे से वो बाहर है बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल इसको क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ नॉन टैक्सेबल सप्लाई में भी डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आते हैं अगली क्लास में और नई बातें सिखाते हैं आपको। विल स्टॉप हियर।